नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा, देखेंगे पूरी खबर, जुड़ेंगे अपने सहयोगियों से, देखेंगे ग्राउंड सिचुएशन, जानेंगे कि महाराष्ट्र की सियासत में अब क्या है नया मोड़, नई सरकार गठन को लेकर क्या कवायद चल रही है, इस पर बात होगी। इसके साथ ही साथ बात होगी उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के पीछे के आतंकी साजिश के एंगल पर भी। क्या समय रहते इस हत्या को रोका जा सकता था, इस बड़े सवाल पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या है इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21वीं सदी में भारत के विकास के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। कहा देश का निर्यात बढ़ने के साथ ही उत्पाद नए बाजार में पहुंचे। दिल्ली के विज्ञान भवन में उद्यमी भारत कार्यक्रम में लिया हिस्सा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य सुविधाओं का किया शुभारंभ। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सीएम पद के इस्तीफा देने के बाद से नई सरकार के गठन को लेकर कवायद तेज। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर राज्य भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की हुई बैठक, सभी की निगाहें भाजपा के अगले कदम पर टिकी। देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हुई झमाझम बारिश, कई इलाकों में बारिश का येलो और रेड अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी की यात्रा आज से शुरू। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था बालटाल और पहलगाम से पवित्र गुफा के लिए हुआ रवाना। 30 जून से 11 अगस्त तक चलेगी पवित्र यात्रा। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का अभूतपूर्व इंतजाम। ओडिशा के पुरी में 1 जुलाई से शुरू हो रही है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। और बड़ी रकम खर्च करने के बाद भी पंजाब के किसानों का धान की खेती से नहीं हुआ मोहभंग। खेती में विविधता लाने के प्रयास नहीं ला सके रंग। पिछले 5 वर्षों में धान की फसल के रकबे में 7.8% का हुआ इजाफा, सीएजी की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। और आइए इन खबरों को, इस एजेंडे को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर सत्ता का संयोग किस तेजी से बदला है, यह समझने की जरूरत है। तेजी से बदल रही है राजनीतिक घटनाक्रम और इस पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रात विराम लगाया। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस की वापसी तय हो गई है। कल हो सकता है उनका शपथ ग्रहण। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से आज 3 बजे देवेंद्र फडणवीस के मिलने जाने की खबर आ रही है। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री और विधान परिषद की सदस्यता से भी उद्धव ठाकरे ने कल इस्तीफा दे दिया था। 31 महीने में अघाड़ी सरकार क्यों गिरी, शिवसेना और एनसीपी को देना होगा इसका जवाब। क्यों जनता के फैसले को सत्ता मोह में किया गया नजरअंदाज, जो मैंडेट नहीं मिला था उसके खिलाफ क्यों गए। आखिरकार जनता से मिले मैंडेट और नैतिकता का हवाला देते हुए शिवसेना के विधायकों की बगावत रंग लाई। कांग्रेस एनसीपी के साथ बेमेल गठबंधन के खिलाफ आए बड़ी संख्या में शिवसेना के विधायक। 2019 में हुई विधानसभा में बीजेपी शिवसेना ने मिलकर यह चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने 144 तो शिवसेना ने 126 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ा था। चुनावों में बीजेपी के 106 और शिवसेना को 56 सीटें हासिल हुई। पिछले चुनाव की तुलना में शिवसेना की सीटें 73 से घटकर 56 हो गई थी। मुख्यमंत्री पद को लेकर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से तोड़ा था नाता और उसके साथ ही साथ सत्ता के लिए कई शर्तें थोपी थी। बीजेपी के साथ सरकार बनाने को लेकर कई शर्तें थोपी थी। तब कांग्रेस और एनसीपी के साथ उद्धव ने मिलकर सरकार बनाई थी। पहली बार ठाकरे परिवार सत्ता में हुआ शामिल, उद्धव बने मुख्यमंत्री और इसके साथ साथ उद्धव के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही बेटे आदित्य ठाकरे को भी उन्होंने सरकार में मंत्री बनाया। अब शिवसेना दो फाड़ होकर सत्ता से बाहर हो गई है और पार्टी के सियासी भविष्य पर भी बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। अगले चुनावों में होगी सबसे बड़ी परीक्षा, जब बीजेपी के बगैर चुनाव लड़ना होगा। तेजी से बदल रही राजनीतिक घटनाक्रम पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया और उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट ने कल की फ्लोर टेस्ट कराना होगा और जब फ्लोर टेस्ट की बात हुई तो उसके साथ ही मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सरकार फ्लोर टेस्ट केस में वो नहीं गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
और 31 महीने में अघाड़ी सरकार क्यों गिरी, शिवसेना और एनसीपी को इसका जवाब देना होगा। बेमेल गठबंधन क्यों किया गया, क्यों जनता के फैसले को सत्ता मोह में किया गया नजरअंदाज। आखिरकार जनता से मिले मैंडेट और नैतिकता का हवाला देते हुए शिवसेना के विधायकों की बगावत रंग लाई। कांग्रेस एनसीपी के साथ बेमेल गठबंधन के खिलाफ आए बड़ी संख्या में शिवसेना के विधायक। 2019 में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी शिवसेना ने मिलकर लड़ा था चुनाव। बीजेपी ने 144 तो शिवसेना ने 126 सीटों पर चुनाव मिलकर लड़ा था। चुनावों में बीजेपी को 106 और शिवसेना को 56 सीटें मिली। पिछले चुनाव की तुलना में शिवसेना की सीटें 73 से घटकर 56 हुई थी। मुख्यमंत्री पद को लेकर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। सरकार बनाने को लेकर बीजेपी के सामने शर्तें थोपी गई थी शिवसेना की तरफ से। तब कांग्रेस और एनसीपी के साथ उद्धव ठाकरे ने मिलकर सरकार बनाई थी। पहली बार ठाकरे परिवार सत्ता में शामिल हुआ था सीधे सीधे, और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने और बेटे आदित्य ठाकरे को भी उन्होंने सरकार में मंत्री बनाया। इसके साथ ही साथ अब शिवसेना दो फाड़ होकर सत्ता से हुई बाहर, पार्टी के सियासी भविष्य पर बड़ा सवाल लग गया। अगले चुनावों में होगी पार्टी की बड़ी परीक्षा। बीजेपी के बगैर लड़ना होगा विधानसभा का चुनाव। तेजी से बदल रही है राजनीतिक घटनाक्रम पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विराम लगाया। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस की वापसी तय हो गई है। कल हो सकता है उनका शपथ ग्रहण। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से आज 3 बजे देवेंद्र फडणवीस के मिलने जाने की खबर है। मुख्यमंत्री और विधान परिषद की सदस्यता से भी उद्धव ठाकरे ने कल ही इस्तीफा दे दिया। 31 महीने में अघाड़ी सरकार क्यों गिरी, शिवसेना और एनसीपी को देना होगा जवाब। और अब जनता के फैसले को सत्ता के मोह में नजरअंदाज किया गया। शिवसेना के विधायकों ने इसी बात को लेकर के बगावत कर दी और उनकी बगावत रंग लाई। आखिरकार जनता से मिले मैंडेट और नैतिकता का हवाला दिया शिवसेना के विधायकों ने, और बेमेल गठबंधन के खिलाफ बड़ी संख्या में वो उठकर खड़े हुए। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संजय गुप्ता जो कि शिवसेना से है हमारे साथ में, नेता शिवसेना, और हमारे साथ तुहिन सिन्हा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों खास मेहमानों का स्वागत है। श्यामा हमारे साथ में थोड़ी देर में जुड़ेगी जब हम महाराष्ट्र से अपडेट लेंगे। फिलहाल आपके साथ में आए, अगर संजय गुप्ता जी चर्चा की शुरुआत करें। देखा जाए तो इन पूरे 2.5 वर्षों में इस स्थिति का आकलन कैसे करेंगे? अगर ये देखा जाए तो सत्ता के सुख में, जो ये कहा जा रहा है कि सत्ता के सुख में माया मिली न राम, आपके साथ में विधायक भी नहीं रहे, सत्ता भी नहीं रही, बीजेपी जैसे एक बड़ी पार्टी का एक साझीदार का साथ भी छूट गया। देखिए, विधायक शिवसेना के हैं और शिवसेना के ही रहेंगे। और अब 40 तो चले गए जनाब। अभी सुनिए, आप आगे आने दीजिए। चलिए बोलिए 2 मिनट में बोलूंगा लगातार। चलिए आप ही बोलिए। उसके बाद आप बीच में आना। चलिए। शिवसेना ने अपना वचन भी निभाया और अपना वादा भी। 2.5 साल का जो वादा था, वो 2.5 साल का वादा पूरा करके, वचन निभा करके, और 2.5 साल के बाद बीजेपी को ये सत्ता सौंपनी थी, बीजेपी को सत्ता सौंप दी है। शिवसेना के ही विधायक हैं, शिवसेना के ही विधायक हैं। और शिवसेना लेकिन ये सत्ता सौंपने का अंदाज बड़ा निराला था। मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप बात ही ऐसी कर रहे हैं। चलिए अपनी बात करिए। अंदाज अपना अपना है, क्योंकि जी अंदाज सबका अपना अपना है, अंदाज किसी का बदल नहीं सकता। जी। दूसरी बात रही कि अलग अलग विचारधारा के साथ पार्टी बना करके हिंदुत्व को छोड़ने वाली बात, तो ऐसा है कि हमारे देश के अंदर सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने दूसरी विचारधाराओं की सरकारों के पार्टियों के साथ सरकारें बनाई हैं, मगर उससे किसी की अपनी विचारधारा नहीं बदलती। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी पार्टी के अंदर इस बात का विद्रोह था कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार ना बनाई जाए, और कांग्रेस के साथ अगर सरकार बनाई तो फिर हिंदुत्व किस बात का। मगर इस चीज के उदाहरण भी है कि जिस तरह से दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों ने, बीजेपी ने भी ऐसी पार्टियों के साथ सरकार बनाई जो हिंदुत्व को बड़ा दूर रखती थी, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो पीडीपी हो। तो एक वादा था जो बीजेपी ने तोड़ा,
लेकिन हमें आज भी याद था, तो हमने अपने 2.5 साल के वायदे को निभा करके सत्ता बीजेपी को सौंप दिया। शिवसेना के विधायक हैं, शिवसेना के ही रहेंगे, शिवसेना से बाहर कहीं नहीं जाएंगे। शिवसेना के रहेंगे, शिवसेना से बाहर नहीं जाएंगे। मैं कह रहा हूं भाई साहब 40 तो टूट गए। बहरहाल अब आप ये बताइए किस तरह से आपको लगता है कि कितना बड़ा नुकसान पार्टी के लिए है, कैसे इससे उभरेंगे? देखिए, नुकसान तो उस बात से था कि जिसमें एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में थे, कांग्रेस के साथ गठबंधन में होने के बाद जो भी नुकसान होना था वो हुआ है, और इससे बाहर आने के बाद अब जिसमें से बाहर आए हैं तो इससे आगे फायदा ही रहेगा, क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन होने के बाद इस बात का दम भरना जब हिंदुत्व के साथ है वहां थोड़ा सा इसमें भेद था जी, तो इसीलिए इस गठबंधन से बाहर आ गए हैं। चलिए तुहिन जी, मुझे लगता है कि मेरे सवाल पूछने के बजाय जो संजय जी ने जो बातें कही हैं उनकी बातों का जवाब देना आपको बेहतर लगेगा। बहरहाल आप सभी की निगाहें इस बात पर भी है कि बीजेपी की तरफ से क्या हो रहा है और कब तक नई सरकार का गठन होगा। और ये तो कह रहे हैं कि सत्ता जो है 2.5 साल का वादा था, 2.5 साल के बाद सौंप दी सत्ता, वो भी अंदाज जो है वो बड़ा निराला है सत्ता सौंपने का। आज संजय जी की इस अंदाज से भी मुझे स्पष्ट संकेत मिल रहा है अब कि शायद वो भी एकनाथ शिंदे जी के साथ है। जी 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 बिल्कुल। अब वो भी एकनाथ शिंदे की पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ये ऐसे स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि ये सत्ता परिवर्तन जो है ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना के साथ है। जी, जिसमें ठाकरे परिवार का कोई रोल नहीं है। और अगर आप देखें पिछले 2.5 साल में जनादेश को कुचलने का काम जो ठाकरे जी की शिवसेना ने किया था, उसका ये प्रायश्चित एकनाथ शिंदे जी की सेना कर रही है, और उसका ये सुधार है, क्योंकि जनादेश हमेशा से मैं कह रहा हूं भाजपा और शिवसेना के लिए था। शिवसेना की 80% जो शिव सैनिक हैं, जो आज भी बाला साहब ठाकरे जी के उद्देश्यों पर चलना चाहते हैं, वो अब हमारे साथ है। तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? एनसीपी अलग हो गई, कांग्रेस अलग हो गई, और ठाकरे परिवार जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के उद्देश्यों से अलग होने का निर्णय किया था, वो अलग हो गए। तो मेरे ख्याल से ये 2.5 साल बाद महाराष्ट्र की जनता को इंसाफ मिला है, और हम ही नहीं, महाराष्ट्र की पूरी जनता बहुत खुश है। और ये 2.5 साल में हुआ क्या? एनसीपी के कारण आपने देखा कि अनिल देशमुख जी जब मंत्री थे तो शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार जो है एक एक्सटॉर्शन रैकेट चलाती पाएगी, जिसके लिए अनिल देशमुख अभी भी जेल में है। तो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, आज अगर देवेंद्र जी की सरकार होती तो मुंबई में कम से कम 8-9 जो है मेट्रो रेल लाइन तैयार हो चुके होते, वो सारे ठप पड़े हैं। सोशल मीडिया वॉरियर्स जो था, उन पर आतंक फैलाया जा रहा था। मैं हजारों नाम ले सकता हूं, समित ठक्कर से लेकर जितिन गजरिया, अरे अर्नब गोस्वामी पत्रकार जो है, जिन पर जो जुल्म किए गए। तो मेरे ख्याल से ये अराजकता की स्थिति समाप्त हुई है। पूरा महाराष्ट्र उत्साहित है आज, और एक उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा है देवेंद्र जी के यशस्वी नेतृत्व। चलिए हम बीजेपी के आगे की रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ में हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा जुड़ी हुई है ताज़ा अपडेट्स के साथ में। श्यामा, सबकी निगाहें अब बीजेपी की तरफ लगी है, और खबर यह भी है कि 3 बजे के करीब देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल से उनकी मुलाकात हो सकती है। तो कितनी तेजी से अब ये समझा जाए कि घटनाक्रम सत्ता की तरफ बीजेपी बढ़ेगी, और कब तक शपथ ग्रहण होगा, क्या कुछ आगे होगा, कुछ इसके बारे में जानकारी मिल पा रही है? देखिए निखिल, ये सारा पूरा जो मामला था वहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि पेच जो था वो कहीं ना कहीं जो पावर शेयरिंग है या जो पोर्टफोलियोज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होनी है वहीं फंसी थी। और ये सारा एक जो डिस्कशन है वो यहाँ पर हो रहा है। वहीं एकनाथ शिंदे की जो कैंप है वहाँ पर भी बैठकें लगातार जारी है, जहाँ पर वो ये डिस्कस कर रहे होंगे। फिलहाल हम सागर बंगले के पास में है, जो देवेंद्र फडणवीस का घर है, और यहाँ पर भी जो मीटिंग है वो शुरू है, जहाँ पर बीजेपी के सारे सीनियर लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं, और वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से पावर शेयरिंग होगी, किस तरीके से उनकी स्ट्रैटेजी होगी। और यहाँ पे से खबर ये आ रही है कि जल्द ही वो निकलेंगे और राजभवन की ओर वो बढ़ेंगे, जहाँ पर वो राज्यपाल को बताएंगे कि उनके पास में जो बहुमत सिद्ध करने के लिए जो नेसेसरी नंबर्स हैं वो उनके पास में पर्याप्त संख्या में अवेलेबल हैं, और अब वो जो नया सरकार है महाराष्ट्र का वो फॉर्म करने के लिए तैयार है। वहीं हम देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो भी 21 तारीख के बाद में जो वो सूरत गए थे, सूरत के बाद वो गुवाहाटी गए थे, अब वो यहाँ पर आ चुके हैं, मुंबई में आ चुके हैं, और ये बताया जा रहा है कि जल्द ही वो सागर बंगले पर आएंगे, देवेंद्र फडणवीस को मिलेंगे। वहाँ पर थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी, यहाँ पर लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी डिस्कस होगी, और उसके बाद में राजभवन की तरफ में बढ़ा जाएगा।
राजभवन की अगर बात कर लें तो राजभवन में ये हम पहले देख चुके हैं कि किस तरीके से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पहले बता चुके थे कि महाराष्ट्र सरकार ने अपनी बहुमत सिद्ध करें, क्योंकि बहुत डिस्टर्बिंग सी सिचुएशन हो चुकी थी जनता के लिए भी और एक पूरी ओवरऑल पॉलिटिकल क्राइसिस के लिए। बट अब जो है ये एक पूरे जो घटनाक्रम है उसके ऊपर एक निर्णायक मोड़ आता हुआ हमें जरूर दिख रहा है। और अभी सभी को इंतजार ये है कि कब ये मीटिंग जो भाजपा की है वो समाप्त होगी और क्या यहाँ से निकलता है और कब वो राज्यपाल के दर बढ़ते हैं और किस तरीके से जो शपथ विधि है वो कितनी जल्द से जल्द हो सकती है मुंबई में। निखिल जी, निश्चित तौर पर संजय जी आपको एक बार आप हमारे साथ बनी रहिए। श्यामा, संजय जी आपसे समझना चाहेंगे कि जब हम राजनीतिक ईमानदारी या पॉलिटिकल मोरालिटी की बात करते हैं, जिस तरह से जनता ने मैंडेट दिया था, आपको लगता है कि ये जो शिवसेना में बगावत हुई और ये कहा गया कि हम मैंडेट के खिलाफ अब सरकार में नहीं रहेंगे, शिवसेना और बीजेपी को मैंडेट मिला था बावजूद इसके सत्ता दूसरों के साथ मिलकर बेमेल गठबंधन बनाया गया, क्या ये मैसेज आगे की राजनीति में पूरे देश में जाएगा और निश्चित तौर पर शिवसेना का इसको नुकसान होगा? किस तरह से उससे उभरेगी आप? देखिए, इसमें कोई दुराय नहीं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के कारण शिवसेना को नुकसान हुआ है और कांग्रेस के साथ ये गठबंधन ना हो इस बात को हमारी पार्टी में समय समय पर बड़े लीडर कहते रहे हैं। सबसे पहले इस बात को मनोज जोशी साहब ने कहा था, जो हमारे मुख्यमंत्री रहे थे 95 से 2000 के बीच में, जी, कि बीजेपी हमारा नेचुरल अलायंस है, कांग्रेस नहीं जी। इसके बाद प्रताप सरनायक साहब ने भी कहा और आज की डेट में जो विधायक रहे तो उनका सबसे बड़ा एक मुद्दा यही था कि कांग्रेस और एनसीपी से बाहर आए जी, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी को ही इसका फायदा हो रहा है। और जो बात उन्होंने कही वो सभी बातें सही थी कि अगर हम बजट को देखते हैं तो जो आंकड़े मेरे पास हैं उसके अनुसार 2 लाख करोड़ रुपए के करीब विकास कार्यों पर एनसीपी ने खर्च किया, 1.5 लाख करोड़ रुपए के करीब कांग्रेस ने खर्च किया। शिवसेना के हिस्से में तो कुल 50,000 करोड़ आए। और कोरोना काल का और उद्धव जी की बीमारी का कांग्रेस ने और दूसरी पार्टी ने बड़ा फायदा उठाया है और हमारे विधायकों की अनदेखी हुई है, इसमें कोई दुराय नहीं है। और उनका कहना सिर्फ एक ही था जी कि इस गठबंधन से बाहर आए। तो इस गठबंधन से हम बाहर आ चुके हैं और हमने कांग्रेस और एनसीपी का साथ छोड़ दिया है जी। तो हमारे विधायक हैं, हमारे ही रहेंगे, शिवसेना के नाम पर लड़े थे, शिवसेना के अंदर ही है। शिवसेना कोई 2 पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक ही है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए था, मैं मानता हूं इस बात को, मगर इस तरह की गलतियां बीजेपी ने भी की है, पीडीपी और आरजेडी के साथ बिहार के अंदर गठबंधन कर। चलिए, लेकिन भुगतान किसको करना पड़ रहा है सबसे पहले देखने की बात वही होती है। तुहिन जी, आपसे आखिरी सवाल चलते चलते कि क्या आगे की रणनीति होगी बीजेपी की, आगे की राह क्या है महाराष्ट्र के लिए? देखिए, सरकार बनना तो तय है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा, ये जनादेश जो था मोदी जी के लिए था, देवेंद्र जी के लिए था। 105 सीटें हम जीते थे, जो जितनी सीटें हम लड़े थे उसमें 70% सीटें हम जीते थे जी। तो ये स्वाभाविक था कि अब वो जनादेश का पालन करने का वक्त आए। तो तीव्र गति से आप विकास देखेंगे, जैसे कि सारे बीजेपी शासित राज्यों में आपने देखा है। तीव्र गति से आप देखेंगे कि जो कानून व्यवस्था है, मेरे ख्याल से इस महाराष्ट्र में, देवेंद्र जी के द्वारा शासित महाराष्ट्र में ये ओवैसी भाइयों की जरूरत नहीं होगी कि वो जाकर औरंगजेब के मकबरे को में वहां पर नमन करे। तो आप एक स्वरूप जो है बदलता देखेंगे प्रशासन का, और बहुत सारी जो हिंदुत्व के विरुद्ध जाकर जो जिन चीजों को इनकरेज किया गया था, ये लोग जो है उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना जो है वो रजा एकेडमी के साथ जो है बहुत सारे उनकी मीटिंग्स होती थी, क्या तय होता था वो वही जाने। लेकिन रजा एकेडमी वही है जो 2012 में मुंबई में जो दहशत हुआ था आजाद मैदान में, उसके पीछे थी। तो आप एक प्रशासन का स्वरूप बदलता हुआ पाएंगे आने वाले दिनों में, और तीव्र गति से महाराष्ट्र एक बार फिर विकास के पथ पर अग्रसर जी। चलिए, मेरा दरअसल पूछना यह था कि अब बीजेपी भी अकेले हो गई है, शिवसेना अब उसके साथ में नहीं है, लेकिन इस विषय पर आगे फिर असल शिवसेना तो है ना हमारे पास, असल शिवसेना है हमारे पास। चलिए, असल शिवसेना आपके पास में तो आज भी बाला साहब ठाकरे के उद्देश्यों को मानती है। चलिए, आप देखिए, मैं छोटे छोटे आपको उदाहरण दे सकता हूं। वीर सावरकर 2.5 साल में जब ये सरकार में थे कांग्रेस के साथ, उसके बाद भी कांग्रेस जो है वीर सावरकर के विरुद्ध उल्टा सीधा बोलती रही, कभी शिवसेना ने उसका विरोध नहीं किया।
जी चलिए इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का। संजय जी आपका शुक्रिया और तुहिन जी आपका शुक्रिया और श्यामा आपका भी शुक्रिया। हम आपसे और अपडेट लेने के लिए दोबारा जुड़ेंगे। आप नजर रखिए इस पूरी घटनाक्रम पर। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। त्वचा बनेगी शाइनी और लवली। एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। त्योहारों का समय हो और खाने की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मिठाइयाँ, नमकीन और तरह तरह के पकवान और व्यंजन हमारे त्योहारों का एक हिस्सा हैं, पर इनमें से कई व्यंजनों में छुपा हुआ है अत्यधिक तेल या चिकनाई, चीनी, नमक, खतरनाक ट्रांस फैट्स जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं और कई बीमारियों की जड़ हैं। आप पूछेंगे तो क्या त्योहार में भी हम ये सब नहीं खाएं? जवाब है खाइए, लेकिन थोड़ा कम। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ज्यादा तेल या चिकनाई वाले, अधिक चीनी और नमक वाले खाने जैसे मिठाइयाँ, नमकीन, तले हुए खाने आदि का सेवन सीमित करें। अपने खाने में ताजे मौसम के फल और सब्जियाँ, सलाद और अंकुरित दालों को शामिल करें। पानी भी सही मात्रा में पिए, जिससे शरीर में पानी की कमी ना हो और टॉक्सिन्स भी निकल सके। आइए हम अपने त्योहारों को सेहतमंद खाने के साथ मनाएं। और हाँ, त्योहारों के समय व्यायाम को मत भूलिए। त्योहार आपसे हैं, सेहत है तो त्योहार हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। कावेरी रंग छायो, खुशियों से मन गायो। कावेरी रंग छायो, कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, फूलेगा बचपन। इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और अब खबर उदयपुर के नृशंस हत्या से जुड़ी हुई। उदयपुर में नृशंस हत्या के पीछे आतंकी गुट है, इस पर लगातार चर्चा हो रही है। उदयपुर के टेलर कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के में विदेशी आतंकी गुट का हो सकता है हाथ, इसकी जांच चल रही है। राजस्थान में सक्रिय स्लीपर सेल से मिली है हत्यारों को मदद। जांच एजेंसियां पाकिस्तान के दावते इस्लामी के साथ साथ अन्य बिंदुओं पर भी कर रही हैं जांच। एनआईए ने यूएपीए के तहत दर्ज किया है मामला। आरोपियों के से करेगी पूछताछ। व्यापारी संगठन और बीजेपी कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। इसमें तमाम बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। कन्हैयालाल के परिवार को अविलंब न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं तमाम लोग। और कल राजस्थान पुलिस ने मानी थी कि पुलिस से चूक हुई थी, इस बात को माना था राजस्थान पुलिस ने। लोगों का आरोप है कि कन्हैयालाल की जान बचाई जा सकती थी अगर समय पर काम किया गया होता। कन्हैयालाल के बेटे ने गलती से किसी पोस्ट को किया था फॉरवर्ड और पुलिस ने एक शिकायत पर कन्हैयालाल को गिरफ्तार किया, लेकिन उनकी रिहाई के बाद मिल रही धमकी को पुलिस ने नजरअंदाज कर दिया। कॉल डिटेल्स से हत्यारे रियाज को समय से पहले ही पकड़ा जा सकता था, उसने धमकी भी दी थी। परिवार के लोग प्रशासन पर लगा रहे हैं गंभीर आरोप। सीएम अशोक गहलोत पीड़ित परिवार से मिल सकते हैं। जांच एजेंसी खंगालेगी रियाज के नेटवर्क। रियाज के पाकिस्तान जाने और ट्रेनिंग लेने की लग रही है खबर। दूसरा आरोपी गौस का भी है दावते इस्लामी से संपर्क। कई बार की है खाड़ी देशों की यात्रा। और दावते इस्लामी के गौस मोहम्मद ने बना रखा था अल्लाह के बंदे ग्रुप का व्हाट्सएप और हत्या के बाद वीडियो इसी ग्रुप पर डालकर और साथियों को कार्रवाई के लिए उकसाया था। 26/11 के मुंबई हमले की तारीख से बना रखी थी मोटरसाइकिल की नेम प्लेट, लेकिन पुलिस प्रशासन का इस पर ध्यान नहीं गया। पिछले महीनों स्लीपर सेल की बड़ी गतिविधियों के कारण राजस्थान में हुई सांप्रदायिक तनाव की कई घटनाएं, लेकिन प्रशासन इसका कारण पता लगाने की उसने कभी कोशिश नहीं की। तो निश्चित तौर पर यह पूरा घटनाक्रम बेहद एक तरह से खौफनाक भी रहा और लापरवाही की बात जिस तरह से पुलिस की आ रही है उसको लेकर के भी लोग गुस्से में हैं। फिलहाल बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। जो घटना आतंकित करने वाली घटना राजस्थान में दिन दहाड़े हुई, वो केवल कन्हैयालाल जी के सिर कलम करने की घटना नहीं थी, ये बल्कि राजस्थान के कानून व्यवस्था का सिर कलम किया गया है। और इसके लिए केवल और केवल
राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान की सरकार की तुष्टीकरण की नीति है। लगातार वहां पर जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनके हौसले पूरी तरह से बुलंद है और इसीलिए ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। और इसकी जिम्मेदारी उठाने के बदले गृह मंत्री और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी जिम्मेदारी का ठीकरा किसी और पर फोड़कर इन कृत्यों को जायज ठहराने की कोशिश करते हैं। उनके मंत्री भी ये कोशिश करते हैं। तो ये दिखाता है कि वोट बैंक के चक्कर में किस स्तर तक ये लोग अपना ठीकरा किसी और पर फोड़ने का काम और ऐसे आतंकी मानसिकता का बचाव करने का काम कर सकते हैं। और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी इस पर बयान दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। इतनी खौफनाक थी और दरिंदगी मैं समझता हूँ उसमें साफ दिखाई हमको दी है और इन लोगों ने इंसानियत की सभी सीमाएं पार कर दी। इस प्रकार की हत्या करना और जिस तरीके से इस पूरे हत्या को अंजाम दिया है उससे सबकी रूह हिल गई है और मैं समझता हूँ कि वो लोग पकड़े गए हैं। अब तुरंत प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द इन दोषियों को ऐसी सजा दी जाए कि पूरा देश और दुनिया में उदाहरण बने कि जो इस प्रकार की हैवानियत को अंजाम देते हैं उन लोगों की इस सभ्य समाज में, इस देश में कोई जगह नहीं है और इस काम को करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो हमें करना चाहिए। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जयपुर से मुरारी गुप्ता जुड़े हुए हैं और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मुरारी, आपके पास आते हैं, क्या कुछ ताज़ा अपडेट देंगे? तमाम जो हिंदू संगठन हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार सवाल उठ रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर के। बिल्कुल निखिल, आज की ताज़ा ये कि आज पूरे राजस्थान में लगभग 90% स्थानों पर शांतिपूर्ण बंद है। प्रदेश के सामाजिक और धार्मिक और व्यापारिक जो संगठन है उन्होंने स्वेच्छा से ये बंद रखा है। राजधानी जयपुर समेत तमाम बड़े शहरों में आज बंद चल रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डीजीपी और जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो मृतक के घर आज उदयपुर पहुंचे हैं और उन्हें सांत्वना दी है। इसके साथ उनको एक 51 लाख रुपए का एक चेक भी उन लोगों ने भेंट किया है जी। तो कहीं न कहीं एक जिसको कहते हैं घटना पर थोड़ा मलम लगाने का प्रयास राज्य सरकार की तरफ से आज हुआ है। और इसके साथ साथ प्रदेश में लगातार तीसरे दिन इंटरनेट बंद है। और राजधानी जयपुर की बात करें तो कानून व्यवस्था को ठीक दुरुस्त रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस यहाँ पर तैनात है। निखिल जी बिल्कुल। विनोद जी आपके पास आते हैं। विनोद, ये बताइए कि जो ये कहा जा रहा है कि दरअसल बात कानून व्यवस्था तक ही सीमित नहीं है, ये बात तुष्टीकरण से जुड़ी हुई है कि एक गुट जो है लगातार उसका तुष्टीकरण करना और उसकी वजह से रेडिकलाइजेशन जो है वो उसका बढ़ना, ये इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं कोर वजह है, ऐसा समझा जा रहा है। क्या कहेंगे आप? लेकिन हम लोगों ने कल भी इस पे चर्चा की थी और कल की स्टोरी में हमने बताया था कि ये महज एक हत्या नहीं है, ये आतंकवाद है जी। और अगर आप देखें कि हम लोगों ने जो 2 बजे की ये स्टोरी की थी और शाम 5 बजे में जो वहाँ के पुलिस डीजीपी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो वो एक लीड लेके आए थे और पुलिस के तरफ से ये कहा गया था कि इसमें जो एक गौस मोहम्मद है जो दूसरा बंदा है उसके आरोपी में, उसका सीधा लिंक मुंबई के स्थित जो है वो दावत इस्लामी के एक ग्रुप से है, संगठन से है जी, जिसका ऑफिस जो है मुंबई में है। तो एक ये लिंक जो है एस्टैब्लिश हो जाता है, वो कल ही एस्टैब्लिश हो गया है कि एक इस दोनों के का जो लिंक है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो दावत इस्लामी है उसके साथ जुड़ा हुआ है और उसकी जो शाखा है मुंबई में है, जिसके साथ में ये रियाज अहमद के साथ साथ गौस अहमद दोनों जुड़े हुए थे। अब सवाल यह है कि आपने जब दूसरा सवाल उठाया तो उसके साथ में आप ये देखिए कि ये इतने बड़े लिंक होने के साथ एक जो बंदा है वो एक ग्रुप चला रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा है, उस पे वो अपने ही लाइक माइंडेड लोगों को उस ग्रुप में जोड़ा हुआ है। आपको ध्यान होगा कि जब हत्या के बाद उसने लगभग 3 वीडियो बनाई थी और तीनों वीडियो बना के उसका जो मैसेज था वो यही था कि लोगों को एक तरह से उकसा रहा था जी। वो ये बता रहा था कि हमने ये करके दिखाया है, तुम भी कर सकते हो जी।
तो आप ये देखिए कि उसका एक मकसद जो था वीडियो पे डालने का, वो अपने लोगों को एक तरह से मोटिवेट कर रहा था, जो इतना दिन से मोटिवेशन उसको मिला था। विनोद जी, इस पर तो राजस्थान की चीजों पर रोक लगाने के लिए क्या कुछ किया जाना मैं ये चाहिए? अपनी बात पूरी कर देता हूं इसमें कि एक्चुअली राजस्थान पुलिस के साथ में दिक्कत यही हुई, जो कल डीजीपी पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लोग मान रहे थे कि उनसे बड़ी चूक ये हुई कि उन्होंने इस तरह की तहकीकात नहीं की। जिस दिन इसको धमकी की कॉल मिली थी, उसके परिवार को, कन्हैयालाल परिवार के कॉल मिला, और उसके कॉल के बाद उसने पुलिस के सामने में कॉल डिटेल रखा, तो उसको इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय एक तो उसके एक शिकायत पे आप कन्हैयालाल को जेल में बंद कर दिए, उसको जमानत मिली तो फिर उसको धमकी मिलने लगी, और जब वो गया तो उसको आपने कहा कि चलो निगोशिएट कर लो, तुम थोड़े दिन दुकान बंद कर लो। अगर उस दिन आपने ये सारी तहकीकात करती कि जिस ग्रुप से उसको धमकी मिल रही है वो ग्रुप कौन है, इसका जो है बैकग्राउंड क्या है, इसके ग्रुप का जो है कनेक्शन क्या है, तो शायद कन्हैयालाल को बचाया जा सकता था। यही उसके परिवार के लोग मांग करते हैं। ये अभी अशोक गहलोत के सामने में भी उनके परिवार के लोगों ने ये बात रखी है। निखिल जी बिल्कुल, आपके पास दोबारा आएंगे। मुरारी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो पूरा एक कानून, जिस तरह से गिरफ्तारी के बाद की जो पूरी प्रक्रिया चलती है, गिरफ्तारी हो गई है दोनों लोगों की, कहा जा रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेंगे, इस मामले को जल्द से जल्द लेकर आएंगे। दरअसल न्याय जल्द से जल्द मिल सके, ये भी बहुत जरूरी है। क्या कुछ किया जा रहा है इस संबंध में? बिल्कुल निखिल, डीजीपी लाठर ने भी कल माना है कि ये एक आतंकी घटना है और इसके तार निश्चित रूप से पाकिस्तान से और अरब देशों से जुड़े हुए हैं। और जिस तरह की बात लगातार यहाँ के राजनेता, यहाँ के जो मंत्री हैं, इवन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कह चुके हैं कि ये मामला बहुत संगीन है और इसकी आतंकी मामला है, इसकी जितनी जल्द से जल्द सुनवाई हो, कार्रवाई हो, वो आवश्यक है। उन्होंने अपने आज जब उदयपुर गए थे तो मीडिया से बातचीत करते समय भी उन्होंने कहा था कि हम एनआईए से दरख्वास्त करेंगे कि इस मामले की तेजी से सुनवाई हो, और एक कड़ा मैसेज जो लोग हैं, जो आतंकी संगठन है, उनको एक जाना चाहिए। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जिस तरह का एक भावनाएं इस मामले को लेकर राजस्थान में, पूरे देश भर में बन रही है, तो उसको लेकर लगता है कहीं ना कहीं इस मामले में तेजी से कार्रवाई होगी और जो दोषी है, आतंकी है, उनको कड़ी सजा निश्चित रूप से इस मामले में मिलेगी। जी विनोद जी, एक चीज ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम हुआ, तुष्टीकरण की राजनीति हुई, एक छोटी सी शिकायत पर कन्हैयालाल को बंद कर दिया गया, लेकिन दूसरे ग्रुप के खिलाफ कोई उसकी जांच तक नहीं की गई। ये जो इस तरह का पूरा घटनाक्रम है, जिस तरह से राजस्थान में देखने को मिला, क्या ये जो पूरी घटना हुई है, इसका मैसेज बाकी राज्य सरकारों तक भी जाना चाहिए कि समय रहते अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो इस तरह का भुगतान करना पड़ेगा? देखिए निखिल, ये बात आपने सही कही है, और इसमें आप ये देखिए कि ये अभी भी आप अगर राजस्थान में जाएं तो हर गली, हर चौराहे पे लोगों में गम है, गुस्सा है, लेकिन वो एक चीज़, उनको अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वो एक बात जानते हैं कि वो जिस मकसद से इसको वीडियो डाला था, जिस मकसद से उसने इस तरह का एक घिनौना हरकत की है, तो उसका एक मकसद कामयाब होने के लिए लोगों ने एकदम अपनी सहनशीलता दिखाई है। लेकिन आप ये देखिए कि इकोसिस्टम क्या है इस देश में और नैरेटिव्स कैसे बनाते हैं। आप देखिए कि उसकी एक जो नुपुर शर्मा की बात कही जा रही है कि उसने, उसके बेटे ने एक पोस्ट को फॉरवर्ड किया था, इसके लिए उसको ये सजा मिली है, तो आप देखिए वो घटना इतनी आगे बढ़ते कैसी गई। आप उस चीज को अगर आप देखें कि अगर ये टेलीविजन के बहस में किसी एक दूसरे पैनलिस्ट ने उसको उकसाया, उसने उसका जवाब दिया, ये बात आई गई और खत्म हो गई। 15 दिन के बाद वो अचानक, आज जो आप ये देखिए कि उसको जो फैक्ट चेकर के नाम पे इतनी बड़ी ये बातें हो रही है, यूएन से लेके सारे अल्ट न्यूज के उस पे जब को इसको लेके सारी बातें हो रही है कि एक ह्यूमन राइट का वायलेशन है। लेकिन आप ये बात हम लोग भूल गए कि इस चीज को लेके कि एक बंदा उसको पूरे नेशनल इंटरनेशनल फैला दिया है, और उसको फैलाने वाले जो लोग हैं उसी को लोग आज सपोर्ट कर रहे हैं कि ये एक ह्यूमन राइट का वायलेशन है। तो आप इस चीजों को जब अलग अलग खांचे में रखेंगे, आप जब इस चीज को रखेंगे कि एक तर्क जब आप देंगे उसको कहेंगे कि आप ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आता है, दूसरे को आप कहेंगे कि वो एक तरह से आपकी ब्लास्फेमी में आ जाता है। तो इन चीजों के बहस में करने से बजाय इन चीजों पे एक लाइन लेने की जरूरत है कि भाई लोगों में आप जो ये बहस को बढ़ा रहे हैं, इस बहस का नुकसान ये हो रहा है कि एक कहीं ना कहीं से एक इंटरनेशनल साजिश इसके बीच में आती है। और आप ऐसे ही आप देख रहे हैं दावत इस्लामी जैसे ग्रुप आया और एक रियाज मोहम्मद को खड़ा कर देता है और एक कन्हैयालाल जैसे बेचारे की जान चली जाती है। तो इन सारी चीजों में ये चीजें समझनी पड़ेगी कि सिक्योरिटी एजेंसी जब काम करती है तो बगैर कोई नैरेटिव्स दिए हुए उस चीजों की जांच की प्रक्रिया को जब आगे बढ़ रही है तो उसको थोड़े दिन पैसेंस के रूप में देखना चाहिए। लेकिन हमारा अगर आप देखेंगे कि सबसे पहले राहुल गांधी का ट्वीट आया था, आप ये अल्ट न्यूज के इसका जो प्रोमोटर है उसको लेके
आप देख ये सारी चीजें क्यों हो रही है। जी, दिक्कत ये है कि हम चीजों को सियासत से जोड़ने लगते हैं, हमारी जो पार्टियां हैं वो सियासत से जोड़ने लगती हैं। तो यहां से ये संदेश भी जाना चाहिए, ये समझना चाहिए कि दरअसल ये चीजें सिर्फ वोट बैंक या तुष्टीकरण तक सीमित नहीं है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो आगे भविष्य में बहुत हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खराब होगा। इस बात को समझने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया विनोद जी इस तमाम बातचीत के लिए, और हमारे साथ में जयपुर से जुड़ने के लिए मुरारी गुप्ता जी आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. कावेरी रंग छायो खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। भारत में फूड वेस्टेज एक बहुत बड़ी समस्या है। हर रात कई लोग भूखे सोते हैं। हम कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर दूसरों को और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ये 6 सरल बातों को याद रखिए और एक जिम्मेदार ईट राइट नागरिक बनिए। पहला, जितनी जरूरत हो उतना ही खरीदें। दूसरा, भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए एक बार में ही ज्यादा खाना न लें। तीसरा, बचे हुए ठीक भोजन को न फेंकें। जहां तक हो सके बचे हुए खाने को अन्य व्यंजन बनाने में प्रयोग करें। चौथा, अनाज, दालों तथा अन्य सूखे खाद्य सामग्री को एयर टाइट डब्बों में रखें। फल, सब्जियों और अन्य खराब होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही आदि को फ्रिज में रखें। पांचवा, बची हुई खाद्य सामग्री एकत्रित करें और जरूरतमंदों में वितरित करें। और आखिर में कंपोस्ट बनाने के लिए जैविक कचरा जैसे सब्जी और फलों के छिलके व पत्ते आदि को रिसाइकिल करें। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जल संकट के बीच पंजाब में धान की खेती, इस पर हम चर्चा करेंगे। दरअसल ये एक बेहद गंभीर विषय है क्योंकि खेती में विविधता लाने के प्रयास में पंजाब सरकार ने अब तक 274 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। पिछले 5 वर्षों में धान की फसल को लेकर किसानों ने दिखाई दिलचस्पी। धान के रकबे में 7.8% का हुआ और इजाफा। सीएजी की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। विधानसभा में रखी गई रिपोर्ट में कृषि विभाग और जल संरक्षण महकमे में कामकाज पर भी उठाया गया है सवाल कि कैसा वो काम कर रहे हैं। लगातार बढ़ रही है धान की खेती से भूजल के स्तर में पड़ रहा है दुष्प्रभाव। कम से कम 1,40,000 हेक्टेयर जमीन पर धान के अलावा दूसरी फसल उगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन भारी बजट खर्च करने के बावजूद किसानों ने धान की बुआई पर जताया भरोसा। आप सरकार ने जल संरक्षण के मद्देनजर धान बुआई को लेकर जारी किया था कैलेंडर, लेकिन भारी विरोध के कारण अपना कैलेंडर लागू नहीं कर सकी सरकार। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि बुआई से पहले लाखों लीटर भूजल का इस्तेमाल करते हैं किसान, और वैज्ञानिकों का दावा है कि यह पानी और बिजली का बेजा इस्तेमाल है दरअसल। और हर वर्ष पंजाब में ग्राउंड वाटर टेबल 53 cm से नीचे चला जाता है, जो कि खतरनाक स्थिति है। उधर धान की सीधी बुआई के अभियान को लेकर सरकार ने पहल की है, लेकिन इस पर भी कुछ काम आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि किसानों को इस प्रणाली में लाने के लिए उन्हें जागरूक करने की जरूरत है। पंजाब के कई इलाकों में भूमि जल स्तर खतरनाक स्तर से नीचे पहुंच गया है। वहां सीधी बुआई यानी DSR विधि से खेती लाखों लीटर पानी बचा सकती है ड्रिप एजुकेशन के तरीके। और पंजाब के कई इलाकों में भूजल स्तर डेंजर लेवल से नीचे पहुंच गया है, और ऐसी हालात में जल संरक्षण और खेती में विविधता लाकर ही पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है। तो बेहद महत्वपूर्ण विषय है, और जो धान की खेती से मोह भंग नहीं हो रहा है किसानों का, तो आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हमारी संवाददाता आकांक्षा हमारे साथ पंजाब से फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं, और हमारे साथ में एक खास मेहमान कृषि विशेषज्ञ अजय भारद्वाज जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। तो सबसे पहले अजय भारद्वाज जी, आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो पूरा
ये जो जल संकट है एक तरह से, उसके बीच में धान की खेती जिसपे उनको रोका जा रहा है, कहा जा रहा है कि फसलों में विविधता लेकर आए, दूसरी फसल बोए, कितना बड़ा संकट आने वाले समय में हो सकता है इसकी वजह से? देखिए, पंजाब में कृषि का जो एक क्राइसिस है ये बहुत देर से चल रहा है और समय के साथ साथ ये और ज्यादा गंभीर होता आया है। जो पंजाब जिसने कि ग्रीन रेवोल्यूशन को जन्म दिया है, कृषि क्रांति को जन्म दिया है, हरित क्रांति को जन्म दिया है, वही पंजाब आज कृषि को लेके एक बहुत गंभीर समस्या से जूझ रहा है। यहाँ तक समस्या आ चुकी थी कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब की जो कृषि का ग्रोथ रेट है वो -0 भी चला गया था। तो ऐसी समस्या जब पंजाब के अंदर हो रही है तो किसानों के लिए कई तरह के प्रोग्राम बार बार दिए गए हैं। कईयों को डाइवर्सिफिकेशन की तरफ लुभाने का प्रयास किया गया है, कईयों को हॉर्टिकल्चर की तरफ ले जाने का प्रयास किया गया है और कईयों को मिलेट्स और जो हमारे फूड ग्रेन्स है उनकी तरफ ले जाने का प्रयास किया गया है। लेकिन कोई भी प्रयास सफल इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि उसमें जो रेम्यूनरेशन आना है किसान को वो वीट और राइस से बहुत सरल तरीके से आ जाता है, बड़े सहज तरीके से आ जाता है। जब वो कोई और क्रॉप बेचते हैं या बोते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कीनो का फसल उगाते हैं या किसी मसूर की दाल की उगाते हैं या कोई और चीज उगाते हैं तो उसकी मार्केटिंग को लेके बहुत एक समस्या रहती है। जब मार्केटिंग नहीं होती तो उस हालत में पंजाब का जो किसान है वो हमेशा एक दुर्दशा में आता है। हमने अक्सर देखा है पंजाब में अगर टमाटर ज्यादा हो गए हैं तो वो कई बार सड़कों पे बिखरे होते हैं, अगर आलू ज्यादा हो गए हैं तो सड़कों पे बिखरे होते हैं। तो कहीं ना कहीं पंजाब की जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है मुझे लगता है कि उस पे फोकस करने की आवश्यकता है। अगर हम उस पे फोकस करते हैं और पंजाब के किसान को एक नई दिशा देते हैं रेम्यूनरेशन के रूप में तो शायद पंजाब की खेती एक नए युग की तरफ जा सकती है। इसी के साथ ही इसी संदर्भ में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो एग्रीकल्चर बिल आए थे, हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किए थे 3 एग्रीकल्चर बिल, वो मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप में भी और एक व्यवसायिक पत्रकार के रूप में भी कि पंजाब की एग्रीकल्चर को मद्देनजर रखते ही किए गए थे, क्योंकि उनमें जो 3 प्रावधान दिए गए हैं वो एक था कि मार्केटिंग का प्रोविजन था कि किसान चाहे तो अपनी जो फसल है वो जहां से उसको 2 रुपए मिल रहे हैं उसकी जगह जहां से 2.5 रुपए मिल रहे हैं या 3 रुपए मिल रहे हैं वहां जाके बेच सकता है। और दूसरा ये था कि अगर उसने बेचना है मुझे बेचने से अगर उसे कम पैसे मिल रहे हैं तो किसी तीसरे आदमी को भी बेच सकता है। इसका मतलब था कि जो एक रूढ़िवादी जो पद्धति चल के आ रही थी मार्केटिंग की उसको तोड़ने का प्रयास था। लेकिन किसान, पंजाब के ही किसान ने इस चीज का विरोध किया। ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन थी। मैं अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त और दें तो मैं सभी आपके श्रोताओं को जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पंजाब की जो कृषि है इसमें जो राजनीतिक दखल है ये बहुत भयानक है। तो पंजाब का किसान अगर कुछ करना चाहता है तो कुछ राजनीतिक फोर्सेज ऐसी हैं जो उसमें दखल देती हैं। किसी तरह का कोई रिफॉर्म आने का कोई प्रयास होता है तो कोई ना कोई राजनीतिक जो एक गठबंधन है वो उसका विरोध करते हैं। तो ये जो किसानी है ये बहुत विचित्र स्थिति में आई हुई है। पंजाब जिसको हम कहते हैं कि ये फूड बाउल है ऑफ द कंट्री, जो मतलब सारे कंट्री को अन्न देता है, प्रदान करता है, वही अपने आप में एक बहुत बड़े क्राइसिस में है। उसके 2 कारण है कि मार्केटिंग बहुत कमजोर है और दूसरा कहीं ना कहीं कृषि का राजनीतिकरण हो गया है। जी, निश्चित तौर पर कृषि का राजनीतिकरण हो गया है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। हमारे साथ में हमारी संवाददाता आकांक्षा जुड़ी हुई है। आकांक्षा, आपसे समझना चाहेंगे जिस तरह से ये धान की बुआई का कैलेंडर जारी किया था आम आदमी पार्टी की सरकार ने, इससे पहले भी लगातार कोशिशें होती रही हैं लेकिन किसानों को न कन्विंस कर पाया और न इनके लिए कोई, जिस तरह से अभी कृषि वैज्ञानिक बता रहे थे कि कोई दूसरा रास्ता भी नहीं दे सके, कोई लुक्रेटिव मार्केट उनके लिए नहीं खोज सके कि वो धान के अलावा दूसरी फसलों पर जाए। निखिल, ये बात तो सच है कि बार बार जो है हर एक सरकार कोशिश करती है, पुरजोर कोशिश करती है, क्योंकि जो रिपोर्ट अभी हम देख रहे हैं और इससे पहले भी जो आंकड़े आए हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। और कृषि प्रधान स्टेट होने के साथ साथ अगर इस तरीके से डिप्लीट करेगा वाटर टेबल और सॉइल जो है उसकी अगर सेहत खराब होएगी
तो आगे क्या इसी तरीके से फार्मिंग हो पाएगी कि नहीं, क्या ये कृषि प्रधान क्षेत्र रहेगा या नहीं रहेगा। इस बार भी जो है मूंग दाल के ऊपर जो है एमएसपी आम आदमी पार्टी ने जो है करा था, पर वो इसीलिए करा था ताकि जो एक राइस वैरायटी होती है PR 126 जी, ताकि लोग जो है उसकी तरफ जाएं और उस पे एमएसपी भी दिया। पर अभी जो देखने में आ रहा है वो ये है कि सरकार से ज्यादा जो प्राइवेट लोग हैं उन्होंने मूंग जो है वो उठाई है। मार्कफेड जो है एजेंसी थी, नोडल एजेंसी थी जिसे प्रोक्योर करना था, उसके डाटा के अनुसार जो है एक 1.35 लाख क्विंटल जो मूंग है वो अराइव हुआ था, पंजाब में आया था। उसमें से 1.20 लाख है जो वो सिर्फ प्राइवेट लोगों ने उठाया और सिर्फ 13,890 क्विंटल जो है वो सरकार ने, मतलब 10% के लगभग जो है सिर्फ सरकार उठा पाई है। इसके साथ साथ एक रियलिटी चेक जो इस सरकार के सामने है वो ये है कि 20 लाख एकड़ का टारगेट था कि सीधी बुआई जिसको कहते हैं, डायरेक्ट सोइंग जो होती है, वो सिर्फ, और अभी देखने में आ रहा है तो सिर्फ 1.29 लाख एकड़ में ही जो स्टेट के अंदर सीधी बुआई हो रही है, DSR हो रही है। DSR ना होने की वजह से हमारी जो वाटर टेबल है पंजाब की वो बहुत नीचे जा रही है। अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर में जो 75% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया जो है 75 से ज्यादा % एरिया जो है वो इरिगेशन ग्राउंड वाटर से हो रहा है, उससे काफी डिप्लीट कर रहा है। तो आगे अब हर एक सरकार बिल्कुल बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, बिल्कुल आकांक्षा, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और इस पर अगर जिसको कहते हैं कि समय रहते नहीं चेते तो इसका भुगतान जो है आने वाली पीढ़ियां करेंगी और पंजाब करेगा। जिस तरह से एक जो वाटर टेबल लगातार नीचे जा रहा है और किसानों को उसको लेकर जागरूक किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये सभी को समझने की जरूरत है। आकांक्षा, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और हमारे साथ अजय भारद्वाज जी जुड़े थे, आपका भी अजय जी बहुत शुक्रिया। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम, त्वचा बनेगी शाइनी और लवली। एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। चल भाई, झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? हाँ, 16 आने। हाँ। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक बेफिक्र, हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे बाबा अमरनाथ की यात्रा की। धूमधाम से इस बाबा अमरनाथ की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और बेहद धूमधाम से बाबा अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई है। बेहद उत्साह के साथ में इस यात्रा की शुरुआत की गई है। LG मनोज सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भगवान अमरनाथ की पूजा अर्चना की है और जम्मू कश्मीर और देश में अमन चैन और विकास के लिए उन्होंने प्रार्थना की है। ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। पहलगाम और बालटाल के रास्तों से कड़ी सुरक्षा के बीच इस यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इस वर्ष अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है क्योंकि पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल में इस यात्रा को नहीं किया जा सका था। अभी तक 3 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने इसके लिए अपना पंजीकरण कराया है। तीर्थयात्रियों को लंगर, मेडिकल, संचार और साफ सफाई की सुविधाएं लगातार मुहैया कराई जा रही हैं। इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। आवागमन और निगरानी के लिए श्रद्धालुओं को रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान की जा रही है, उनको दी जा रही है। CRPF के बाइक स्क्वाड को भी इस यात्रा में शामिल किया गया है और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर किए गए हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। किसी भी तरह से अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए इस बार 4 गुना अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। परिंदा पर न मार सके इस तरह की सुरक्षा दी जा रही है। कश्मीरियत की शानदार रवायत आज भी यहाँ यात्रियों को आकर्षित करती है। तो कुल मिलाकर निश्चित तौर पर यह एक बड़ी पवित्र यात्रा है और उतना ही बेहतर उसका इंतजाम किया गया है। हमारे संवाददाता मसरूर फैजी हमारे साथ में इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। मसरूर, क्या खास बात बताएंगे इस बार की यात्रा में? पिछले 2 वर्ष से यह यात्रा नहीं हो सकी थी और इस बार इसकी शुरुआत हुई है।
सबसे पहली चीज़ निखिल, जैसा आपने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सीआरपीएफ की गाड़ियां लगाई गई हैं, साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जेमर कार का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके अलावा जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए भी निगरानी की जा रही है। तो सुरक्षा के बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जो पिछले सालों में होता था उससे 4 गुना ज़्यादा सिक्योरिटी लगाई गई है। उसके अलावा ख़ास बात हम आपको बताएं कि इस मरतबा जो है अभी मौसम फिलहाल सही है। हर श्रद्धालु की ख्वाहिश होती है कि वो पहले दिन जा सके, और अब तक जो 12 साढ़े 12 बजे तक का जो आंकड़ा हमें मिल पाया था उसके अनुसार करीब 8000 लोग बालटाल के रास्ते से जा चुके हैं। 2 रास्तों से ये यात्रा होती है, बालटाल और दूसरा जो है पहलगाम। वहां से लोग पैदल पालकी में या घोड़ों पे, चूंकि 13,500 फीट की ऊंचाई पे जाना होता है, चैलेंजिंग होता है, रास्ता बहुत ही चैलेंजिंग होता है, इसलिए जो है लोग पालकी वगैरह में बैठ के जाते हैं। उसके अलावा एक और खास बात जो इस मरतबा है वो ये है कि हम आपको बहुत संक्षिप्त में बता रहे हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए से भी श्रीनगर से जो चाहते हैं कि एक दिन में जाकर वो वापस आ जाए दर्शन करके, उनके लिए भी इंतजाम किए गए, जो एफर्ट कर सकते हैं उनके लिए ये भी शुरुआत की गई है। उसके अलावा बालटाल हो या जो दोनों पड़ाव हैं वहां से 4G नेटवर्क का जो है यात्रियों को भी सुविधा दी गई है। 4G नेटवर्क गुफा तक नेटवर्क की सुविधा है, ताकि वो किसी भी तरह के संकट में हेलीकॉप्टर से यात्रा की जा सकती है और 4G नेटवर्क लगातार इस यात्रा की सुविधाओं में इजाफा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो ये यात्रा और बेहतर तरीके से आगे बढ़े, इसके लिए लगातार इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। कावेरी रंग छायो खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो। कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। ISI मम्मा ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और अब बात गर्मी और उमस से परेशान दिल्ली वासियों का इंतजार खत्म हुआ है, उनको बारिश की राहत मिली है, क्योंकि लगातार उमस और गर्मी पड़ रही थी। तो इससे दिल्ली वाले और आसपास के लोग बहुत परेशान थे, गर्मी और उमस से परेशान दिल्ली वासियों का इंतजार खत्म हुआ और झमाझम बरसात से भीग उठी राजधानी दिल्ली और उसके आसपास का पूरा इलाका। जबरदस्त बारिश हुई है। दिल्ली समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है और लगातार राज्यों में बारिश हो रही है। उत्तर भारत में झमाझम बारिश, दिल्ली NCR में गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां लगातार अनुकूल बनी हुई हैं। तो कुल मिलाकर मानसून अच्छा भी रहेगा। दक्षिण पश्चिम मानसून के 6 जुलाई तक पूरे देश में पहुंचने की संभावना है। ये पूरे देश में आच्छादित हो जाएगा 6 जुलाई तक। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ केदारनाथ राजमार्ग पर बारिश से मलबा और पत्थरों के कारण यातायात बाधित हुआ है। तो इस तरह की परेशानियां भी आई हैं, ट्रैफिक जैम्स भी हुए हैं। तो कुल मिलाकर तो निश्चित तौर पर एक तरफ गर्मी से राहत मिली है, जिस तरह से तपिश और उमस पड़ रही थी उससे राहत मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम, यातायात बाधित, इस तरह की जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स कहे जाएं वो ज़रूर आते हैं। और ख़ासतौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ धाम का जो मार्ग है वहाँ पर भूस्खलन और इस तरह के तमाम दिक्कतें सामने आई हैं, तो उसकी वजह से परेशानियाँ भी सामने आई हैं। ये दिल्ली की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, कई जगहों पर पूरी सड़कें लबालब पानी से भर गई है। निकासी जो पानी की है वो नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से जो यातायात है वो जाम हुआ है। जो लोग जाने वाले हैं, आने वाले हैं, उनको लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन दूसरी परेशानियां भी बढ़ गई हैं। तो इस वक्त के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।